जुलाई 26 दी हिंदू टू दी पॉइंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। आज नहीं मतलब डेली करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल ही डिस्कस करेंगे। देखिए, उससे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और क्वेश्चन है, विद दी व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। अब सपोज करके चलते हैं कि जो यूनियन बजट एनुअली आने लगा था, आया, उसको पास नहीं किया लोकसभा ने, तो उसका मतलब क्या निकलेगा। नंबर 1, बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, कि बजट को मॉडिफाई करके दोबारा से प्रेजेंट कर दिया जाएगा। नंबर 2, द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सुजेशंस, उनको बोला जाएगा कि आप राज्यसभा में बजट को भेजो ताकि वो सुजेशंस दे पाए। नंबर 3, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, फाइनेंस मिनिस्टर है ना जो, उसको बोला जाएगा कि भाई भाग जा, रिजाइन कर, ठीक है। नंबर डी मतलब नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, के प्राइम मिनिस्टर है जो, वो सबमिट कर देंगे रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें से एक आंसर सही है ना, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में द्रौपदी मुर्मू इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये हर एक गरीब इंसान की, कंट्री के की उसकी अचीवमेंट है। ये जो चीज़ है ये हमारे GS2 का पार्ट बनती है। यहाँ पे रामनाथ कोविंद दिख रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी ने कैमरा को ढूंढ लिया है, और ये हो गए हमारे नए प्रेसिडेंट। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है। ये सेकंड विमेन बने हैं। पहले, इससे पहले कौन बना था आपने बताना है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बताना है भाई, आज आपने फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बताना है कमेंट सेक्शन में, साथ साथ में बताते रहा करो, ठीक है। और नंबर 2 कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और यहाँ पे फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ द स्टेट बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, मिस मुर्मू जिन्होंने सक्सीड किया रामनाथ कोविंद को, वो कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने एट 64। उन्होंने जो अपनी ओथ है वो हिंदी में ली है, ठीक है। और आपने साथ के साथ में ये भी बताना है कि कल भी हमने बात की थी कि जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन देता है, राइट, ये बताओगे आप। इसमें ट्राइबल फ्लेयर की बात की पहली ही स्पीच में उन्होंने जोहर की बात की, ग्रीटिंग्स जो स्टार्ट किया, टू एंडिंग विद अ पोएम बाय उड़िया संत भीम भोई, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। काफ़ी लोगों ने अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने जो वेल विशेस है उन्होंने यहाँ पे भेजी हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पे दूसरी न्यूज़ है जो कि है म्यांमार एग्जीक्यूट पॉलिटिकल प्रिजनर्स। देखिए, काफ़ी टाइम से जो कैपिटल पनिशमेंट है वो म्यांमार में नहीं हो रही थी। आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पे मिलिट्री कूप होती है, मिलिट्री के अंडर जो चीज़ें वो आ जाती हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, उन सबको अंदर ले लिया जाता है ना। तो वो सारी जो चीज़ें यहाँ पे अभी देखने को मिल रही हैं कि कैपिटल पनिशमेंट भी आफ्टर सो मेनी डिकेड्स यहाँ पे देखने को मिली। और कुछ भी यहाँ पे इस न्यूज़ में सच नहीं है जिसके लिए हम बात करें। नंबर 3, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू वी कैन से हेल्थ सेक्टर, GS3 का ये पार्ट बन जाता है। यहाँ पे नो बिल टू स्टॉप अटैक्स ऑन हॉस्पिटल। आपको ना याद होगा कि कोविड के टाइम पे, ठीक है, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे क्या होता था कि जब भी कोई बंदा वहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए किसी को जा रहा है, मतलब वैक्सीनेशन करने के लिए जा रहा है, या फिर उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको लेने के लिए जाते थे उनके घर पे, तो कई बार कई लोग ना उग्र होके उनके ईंट पत्थर मार दिया या फिर कोई थप्पड़ थप्पड़ मार दिया करके, है ना, उनको मतलब मार पीट के भेजते थे। या फिर कई बार आपने देखा उस टाइम पे अगर किसी की डेथ हो जाती थी ड्यू टू दी निग्लिजेंस वी कैन से, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स को तोड़ते हुए भी लोग हमें नजर आए। तो उस टाइम पे ना 2019 में वैसे तो ये बिल आ गया था, उस टाइम पे कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे 2-3। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो, है ना, पहली चीज तो आपको कंपनसेशन देनी है जो भी प्रॉपर्टी आपने तोड़ी है। नंबर 2, आपको जो हेल्थ केयर सेक्टर के किसी भी बंदे को जिसको आपने हर्ट किया उसके लिए 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो 5 लाख रुपए जुर्माना। उसके साथ में जो भी प्रॉपर्टी का आपने नुकसान किया है वो भी आपको चुकानी पड़ेगी। मोर ओवर, अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी के पैसे चुकाने के लिए नहीं है तो जो भी आपके नाम पे कोई लैंड या फिर कोई भी टुकड़ा है उसको बेच दिया जाएगा और उनको चुका दिया जाएगा। ये प्रोविजन हमें वहां पे देखने को मिली, है ना। और उन्होंने बोला था कि इस तरह का जो ऑफेंस अगर आप करोगे वो क्या रहेगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल रहेगा, आपको बेल नहीं मिलेगी। और ये जो चीज है कि भाई ये जो लेजिस्लेशन है ये एड्रेस करती थी कि जो हेल्थ वर्कर्स है उनको मतलब प्रोटेक्ट करने
करने के लिए। इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले थे। अभी रिसेंटली ना क्या हुआ कि किसी ने वहाँ पे आरटीआई डाला और उन्होंने बोला कि जो ये बिल आपने पेश किया था उस टाइम पे, हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज प्रॉपर्टी बिल 2019 के उस टाइम पे जो आपने ये बिल भेजा था उसका के स्टेटस क्या है, क्या वो पास हो रहा है अब, क्या फिर उससे कुछ प्रोविजन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसके चलते हुए उन्होंने बोला कि अब जो ये जो चीज़ है कि हमने जो अमेंड करना था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को, वो कहते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो केस थे वो डिक्लाइन हो गए ऑर्डिनेंस के आने से ही। कि हमें देखने को ये मिला कि जब हमने ऑर्डिनेंस यहाँ पे लेकर आए हम, तो हमें दूसरा जो एक्ट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी चीज़ से जो लोग हैं वो डर गए और उन्होंने वो उस तरह की वायलेंस है जो वो करनी बंद कर दी। हाँ, अब ये जो पता चल जाएगा उनको कि भाई ये तो है नहीं, शायद वो वीडियो वगैरह देख ले या न्यूज़पेपर पढ़ ले, तो फिर ठीक है, फिर दोबारा से माहौल बना देंगे। तो ये जो एक्ट है वो शायद मुझे लगता है कि लेके आना चाहिए था, लेकिन इतना स्ट्रिंजेंट ना लेकर आऊँ, कुछ फाइन कुछ और प्रोटेक्शन के लिए हेल्थ केयर जो सर्विसेज देते हैं लोग उनके लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की आज हम बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने बात करनी है वो है रिगार्डिंग ये वाली जो जगह है, एक जगह है गुम्बे। ठीक है, अगुम्बे या फिर गुम्बे एक जगह है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। और इसको चेरापूंजी ऑफ साउथ बोला जाता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि फोटोज़ के ज़रिए कई बार हमने सीधे सीधे क्वेश्चन जो यूपीएससी है उसको पूछते हुए देखा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगुम्बे जो घाट है उसका पॉपुलरली हम उसको बोलते हैं चेरापूंजी ऑफ साउथ, है ना, जैसे हमने अभी बात की। ये अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होगी, है ना। थिक रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये नॉर्थ कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेन फॉरेस्ट है जो कि इंडिया का, जहाँ पे 7000 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली होती ही होती है। जो अगुम्बे है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हमने दर्जा दिया हुआ है। फेमस है फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वाटरफॉल्स हो गया, रेड हेजी सनसेट ओवर द अरेबियन सी। ये जो विलेज है इसको कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, कोबरा कैपिटल। उसका रीज़न आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोबराज है दैट आर फाउंड हेयर कुड बी एनकाउंटर्ड वाइल ड्राइविंग अलोंग दी घाट्स। ठीक है, मतलब उनके साथ जो सामना है वो होता ही रहता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। सो यहाँ पे जो 70 मोर देन 70 जो है स्पीशीज ऑफ स्नेक्स देखने को मिलती हैं। जो डेब्रिस है लैंडस्लाइड का वो क्लियर किया गया, मतलब एक टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आई थी, तो उसका जो डेब्रिस डुब्रिस साफ किया गया और ये जो रोड है वो उसका जो ब्लॉकेड है वो उसको खोल दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमने पहले भी कल भी आई थिंक डिस्कस किया था, दिस इज अबाउट द मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स में क्या, जो WHO है फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, पहले कोविड-19 को किया, अभी मंकी पॉक्स को उन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी। PHEIC जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब PHEIC का मतलब माने क्या है कि भी PHEIC वो वाली कंडीशन होगी कि पेंडेमिक से पहले वाली। ठीक है, मतलब बिलो एक स्टेप हम दूर है पेंडेमिक डिक्लेयर करने से। अब एक ना मतलब वहाँ पे स्प्लिट भी हुआ जब ये चीज़ हो रही थी, तो WHO ने सोचा कि जब हमने पहले कोविड-19 को थोड़ा लेट किया था तो रिस्पॉन्ड लेट होने की वजह से कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया, तो उसके बाद हमने कुछ डिक्लेयर किया तो वो चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आई, लेकिन इसको अभी कर दिया गया है। वो कहते ठीक है कि जो मंकी पॉक्स है वो एंडेमिक है, एंडेमिक था या फिर है अभी कि फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज, लेकिन यूके में केस आए, यूके के बाद में स्पेन, बेल्जियम, US काफ़ी जगहों पे जो केसेस है वो तो हमें देखने को मिले। तो इस तरह से जब ये स्पाइक देखने को मिला तो अफ्रीका में भी स्पाइक देखने को मिला, तो WHO ने बोला कि आप सर्विलेंस रखो। ठीक है, प्रॉपर जो स्टेप अप योर सर्विलेंस, जैसे कि फिर एम्पलीफाई करो, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो गए, गवर्नमेंट वर्क टुवर्ड्स नॉट स्टिग्माइजिंग द डिजीज, इस तरह की जो चीज़ें है वो यहाँ पे बोली गई।
तो अभी अंटिल नाउ क्या है कि जो मंकी पॉक्स है वो कैटेगरी ऑफ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आता है, जैसे कि होता है ना कि रिलेटेड टू रेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, मतलब वो कहते हैं मंकी पॉक्स क्यों एम्पलीफाई हुआ, बिकॉज जो स्मॉल पॉक्स वायरस है उसकी जो वी कैन से कि इम्यूनिटी थी हमारी बॉडी की वो डिक्रीज हो चुकी है। तो उसकी वजह से, या फिर आप मान के चलो कोई वो वायरस स्ट्रांग हो चुके हैं, इसकी वजह से हमें इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अभी गोल्डन आर्म हमने कल भी डिस्कस किया, नीरज चोपड़ा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जो यूएसए में गेम्स चल रहे हैं उसमें जीता है, ठीक है। तो 90 मीटर का था, फर्स्ट वाला जो बंदा आया इनका 88.6 आई थिंक सो उतना रहा, तो बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है उनकी रही। नाउ द थर्ड आर्टिकल और एडिटोरियल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिफॉर्म बेल लॉ। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, मतलब कुछ 2-4 मिनट में, क्योंकि पहले आर्टिकल एक और डिस्कस करना है क्लाइमेट चेंज को लेकर, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन बहुत ही मतलब हम मान के चलें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग और जो एलडीसी कंट्रीज है, उनके लिए ये बुरी न्यूज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो एनर्जी के प्राइस है ना, वो इंक्रीज हो रहे हैं। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एनर्जी के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि जो कोल का एक्सपोर्ट है वो भी जो है मतलब किस तरह से कि वो यहाँ पे माना जा रहा है कि कोल प्लांट्स को दोबारा से वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड, जिन्होंने बोला था कि हम कोल को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, है ना। और ईयू का प्लान था कि वो जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है मैं उसको रिड्यूस करूंगा बाय 15%। तो यहाँ पे जो दोनों तीनों वादे थे ईयू के या फिर यूरोपियन कंट्रीज के, वो तो खत्म होते हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पे हम अगर बात करें, जो रिन्यूएबल्स हैं वो भी कहीं पे भी नहीं हमें दिखाई दे रहे, ठीक है। मोर ओवर आपने तो ये भी बोल दिया हम कोल को दोबारा से यूज करना स्टार्ट करेंगे, और कोल के एक्सपोर्ट भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोल का एक्सपोर्ट है जो वो अगर हम करते हैं तो उससे पैसा काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। सो जो ये जो करंट प्रॉब्लम्स है उसका नाम तो यही दिया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। लेकिन आपको मैं बता दूं, जितनी ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, जो ग्लोबल साउथ है, देखिए 2 चीज़ें आती है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें हम डेवलप्ड कंट्रीज को रख के चलते हैं, ग्लोबल साउथ में हम लीस्ट डेवलपिंग या फिर आइलैंड कंट्रीज को। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो, वो तो वैसे ही डूबना स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जो आपकी कमिटमेंट्स हैं आप उस पर भी खरा नहीं उतर रहे। और इसी तरह की जो चीज़ है वो यूएसए में भी हमें देखने को मिल रही है, डाउनग्रेडिंग कमिटमेंट्स। कोई भी बंदा यहाँ पे कमिटमेंट पे खरा उतरते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा। सो जो कोल, ऑयल और गैस आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। हम आप ना हमारे से डेवलपिंग कंट्री से बोल बोल के कि भाई आप ये बंद करो, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वो करवा रहे हो, लेकिन आप खुद कुछ भी नहीं यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। सो काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं एनर्जी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आपकी कमिटमेंट्स हैं आपने क्लाइमेट को बचाना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दोबारा से यूज़ बहुत हद तक करोगे तो क्लाइमेट ही खराब हो जाएगा, और आप 2-4 साल या फिर अच्छे तरीके से 20 साल 50 साल रह पाओगे, उसके बाद वाली जनरेशन्स के ऊपर तो बहुत ही बर्डन आ जाएगा। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सोचना चाहिए बोलते हुए कि यहाँ पे जो यूरोप कंट्रीज है या फिर कोई भी और भी कंट्रीज है वो किस तरह से काम करें, क्योंकि इसका जो डाउनग्रेडिंग का सीधा सीधा असर है वो ग्लोबल साउथ पे पड़ेगा। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे सी लेवल इंक्रीज होएगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, तो वो वैसे ही डूबते हुए नजर आएंगे। और जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट वाली 2 डिग्री सेल्सियस वाली ना, उससे भी 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली 2 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ये जो लोग हैं वो हमें अपने जो हाथ है, जो पाँव है, वो सारे पीछे नजर करते दिखाई दे रहे हैं कि भाई बस ठीक है, हमें जो करना था हमने कर लिया, अभी तो हमारा कि कोई जोर नहीं चल रहा, रशिया की वजह से हमें ये काम करना पड़ेगा। सो नेट जीरो की भी यहाँ पे कमिटमेंट है कि नेट जीरो करेंगे हम। नेट जीरो तो तब होगा अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पे खरे उतरोगे। तो ग्लोबल नेट जीरो हो गया, चाहे वो नेट जीरो हर एक कंट्री का है, तो वो जो नेट जीरो है तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपनी कमिटमेंट्स पे रहोगे। अदरवाइज तो ये जो ग्लोबल नेट जीरो का सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे ये भी बात थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने बोला था हम $100 बिलियन पर ईयर बाई 2020, मतलब 2020 के बाद में $100 बिलियन हमेशा इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में, सो दैट कि वो जो चीज़ें कोल ये वो यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए, वो अच्छी टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर पाए, हर एक चीज़ों को आगे लेकर जा पाए। सो जो COP27 होने वाला है इजिप्ट में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके HAS HPS मतलब जो स्टेट एग्जाम्स है उसका बन सकता है। COP27
G7 जो इजिप्ट में होने जा रहा है, वहां पे जो प्लेजेस है उसके बारे में दोबारा से याद करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। जो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बूस्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है अजय कुमार सूद, उन्होंने बोला कि हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसमें जो स्पेस एक्स तरह के जो वेंचर्स है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेस एक्स एलॉन मस्क वाला है ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं कि जो 2022 है वो स्पेस सेक्टर का उसी तरह का ईयर है जैसे आईटी का 1990s में होता था। अगर हम यहाँ पे स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों उसकी बात करें, तो स्पेस सेक्टर ना क्लाइमेट रिलेटेड इम्प्लीकेशंस होगी, सिक्योर है, मतलब एक अच्छे तरह से वो बता देता है। मोर ओवर स्पेस सेक्टर को हम इंटीग्रेट करते हैं एरोस्पेस के साथ में, आईटी हार्डवेयर के साथ में, टेलीकॉम सेक्टर के साथ में, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सैटेलाइट्स हैं जो वो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब नियर टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन से थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें भेजते हुए दिखाई देते हैं। जो ट्रेंड्स है वो यहाँ पे अच्छे दिखते हैं। सो ये जो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट, वो क्या है कि इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्री में। यूएस नंबर 1 पे है, नंबर 2 यूके है, नंबर 3 कनाडा, चाइना, जर्मनी। ठीक है, तो ये कंट्रीज के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, हमें देखने को मिलता है हमारा इंडिया। तो बड़ी मार्केट है इंडिया के पास में भी, तो वी कैन कैप्चर दी मार्केट। ठीक है, तो हमारे जो प्लान्स है कि हम इतना पैसा वहां पे लगाएं या फिर इन्वेस्ट करें। देखिए, जो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री है वो $7 बिलियन थी 2019 में, वो ग्रो करने की एस्पायर करता है $50 बिलियन बाय 2024। तो ये एक चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है। तो ये जो हाउ इज द प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट रेगुलेटेड इन इंडिया क्या है, an announcement for the establishment of Indian National Space Promotion and Authorization Center। मतलब जो हमने इन स्पेस बनाया था उसमें हमने यही बोला था कि टास्क क्या था उसका, प्रमोट करो, ऑथोराइज करो और लाइसेंस दो प्राइवेट प्लेयर्स को, ताकि जो स्पेस सेक्टर है वो हमारा क्या हो पाए, एनरिच हो पाए, इंक्रीज हो पाए, चीज़ें अच्छे वे से इंप्रूव हो पाए। राइट, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि प्राइवेट सेक्टर को हमें क्यों आगे लेके जाना चाहिए और क्यों जो स्पेस सेक्टर है वो हमारे लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस यहाँ पे GS2 का ये पार्ट बन जाता है। जो हमने ऊपर एडिटोरियल की बात की थी, ये वही वाली चीज़ है। कुछ गाइडलाइंस आई हैं अरेस्ट और बेल ऑर्डर्स को लेकर। वो क्या चीज़ है, देखिए, सबसे पहले तो जुलाई 11 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI में उन्होंने अरेस्ट में कुछ गाइडलाइंस दी। और इससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ गाइडलाइंस पहले भी दे चुके थे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। देखिए, हाउ इज अ पर्सन अरेस्टेड, पर्सन का अरेस्ट का मतलब क्या है, जब आप उसकी लिबर्टी को क्या करते हो, कटेल कर देते हो, रोक देते हो, हम उस चीज़ को बोल देते हैं कि ये पर्सन अरेस्ट हो गया। और पुलिस के पास काफ़ी पावर्स है CRPC 1973 के अंडर, कि वो जो लोग हैं वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी लिबर्टी को, बंदे की लिबर्टी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द पुलिस लॉकअप ऑफ अ पर्सन कैन कॉज इनकैलकुलेबल हार्म टू द रेपुटेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और विद रिगार्ड टू द सत्येंद्र कुमार अंतिल केस द कोर्ट हैज इशूड स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ कंप्लायंस रिपोर्ट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब भी आप अरेस्ट कर रहे हो तो आप 2 सेक्शंस के साथ में बाउंड रहो, सेक्शन 41 और 41A के साथ में आपको बाउंड रहना है। आपने उसको पढ़ के जाना एक अच्छे वे से, कि मतलब आपने पढ़ के जाने का मतलब पुलिस वालों को बोल रहे कि आपने उसको कंप्लाई करो यार। सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है, वो बोलते कि विदाउट अ वारंट, मतलब विच अरेस्ट कैन बी मेड बाय द पुलिस। ठीक है, फॉर द सर्कमस्टांसेस वहाँ पे दिया हुआ है विदाउट अ वारंट। वहाँ पे रिकॉर्ड करो राइटिंग्स में कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो, इन राइटिंग फॉर एवरी अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट, क्यों नहीं किया और क्यों कर रहे हो। सेक्शन 41 सिर्फ इसके अंडर। 41A के अंडर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नोटिस भेजो। ठीक है, नोटिस भेजना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पहले, अरेस्ट से पहले। फिर उसके बाद में बेल के रिगार्डिंग भी कुछ गाइडलाइंस। बेल में क्या देखने को मिला कि काफ़ी पार्ट्स में ये था कि बेल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 में वहां पे क्लियर कर दिया था कोर्ट ने, कुछ डायरेक्शंस दी थी कि आपने बेल एप्लीकेशन है जो उसको विद इन पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 वीक के अंदर अंदर आपने उस चीज़ को कंप्लीट करना है, खत्म करना है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना है बेल वाली जो एप्लीकेशन आई हुई है, या तो दो या नहीं दो, कि जो भी करना आप करो उसको। तो वो जो चीज़ है कि आप लटका के रख रहे हो वो गलत चीज़ है।
सो ये जो स्टेप है, ये सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहे हैं कि आप एक सेपरेट लॉ लेकर आओ या बिल लेकर आओ या फिर कानून लेकर आओ कि जिससे वो जो चीज़ है वो इम्प्रूव हो पाए, राइट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जुलाई 26, आज जुलाई 26 है, ये आज के दिन कारगिल विजय दिवस, ठीक है, इज कोमेमोरेटेड ऑन जुलाई 26 इन ऑनर ऑफ द कारगिल वॉर हीरोज, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अ क्विज बाय एन इंडियन आर्मी वेटरन ऑन द वॉर एंड सम डेकोरेटेड हीरोज। यहाँ पे एक क्विज भी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, क्विज को आंसर देना चाहते हो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब एक इन्फॉर्मेटिव होएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग कि जो जाई जिनपिंग है उसने जो सिक्योरिटी ग्रिप है अहेड ऑफ हिज थर्ड टर्म, जो तीसरी टर्म उसकी चलने वाली है, उसमें वो इंक्रीज कर दिया, और कुछ नहीं है यहाँ पे खास। अब लास्टली एक न्यूज़ जो कि है EAC मेंबर बैक्स RBI's यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू स्टेबलाइज रूपी। देखिए RBI ने देखा कि जो $1 है, ध्यान से समझिएगा, उसका प्राइस पहले था, हम मान के चलते 60 रुपीज़, ठीक है, और $1 का प्राइस हो गया अचानक से 80 रुपीज़। अचानक तो क्या, काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ होती है। अब जब ये चीज़ हुई, $1 पहले कितने का था, 60 का, अभी कितने का हो गया, 80 का। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डॉलर है जो वो हमें एप्रिशिएट होता दिखाई दिया और जो रुपीज़ है वो हमें डेप्रिशिएट होता यहाँ पे नज़र आया, ठीक है जी। डॉलर एप्रिशिएट, रुपीज़ क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। जब डॉलर एप्रिशिएट होता है और जो रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा है, उस वे में RBI ने देखा कि डॉलर को हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि जो हमारा रुपीज़ है वो क्या हो पाए, एप्रिशिएट हमारा यहाँ पे हो पाए। और इन कंडीशंस में होता क्या है, अब ये वाली कंडीशन बनती कब है, डॉलर एप्रिशिएट। अब मार्केट में अगर सप्लाई क्या हो, डॉलर की डिक्रीज हो और जो डिमांड है वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो चीज़ अपने आप अप्रिशिएट करेगी। तो इसको उल्टा कर दो। RBI कहता है मेरे पास ना फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े, मतलब सेविंग्स पड़ी हैं, रिजर्व्स का मतलब सेविंग पड़ी हैं, उन सेविंग्स में से कुछ डॉलर्स हम ऐसे करते हैं, निकाल लेते हैं और मार्केट में डाल देते हैं। और मार्केट में डालने से क्या होगा, सप्लाई जो डिक्रीज थी, सप्लाई क्या हो जाएगी डॉलर की, न्यूट्रल हो जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जिससे जो एप्रिशिएट डेली बेसिस पे डॉलर कर रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसको बैक किया है EAC मेंबर्स ने। अब ये वाली चीज़ होती क्या है, मतलब ये आइटम है क्या, EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, EAC को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो NPAs के लिए तो हमने कल भी देखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो NPAs है, हम किसी चीज़ को NPA कब डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ठीक है। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।